और अब नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे अक्टूबर 2024 का करंट, पहले राष्ट्रीय से देख रहे हैं। तो इससे पहले अपन क्या टोटल रामसर साइट्स 85 है, उनका एक एक स्टेट वाइज अपन देख ही चुके हैं। अब रामसर से जो आगे न्यूज़ है उससे अपन देखते हैं ये रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो। तो रैंकिंग हुई उच्च शिक्षण संस्थाओं की, जारी करता कौन है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। ठीक है, एक अपन जैसे आएगा वो दर्पण में, शायद सितंबर वाले में आएगा, वो इंटरनेशनल लेवल की होगी, उसको क्यूआर रैंकिंग बोलते हैं, वो अलग है क्लासिफाई वाली। ठीक है, वो भारत सरकार नहीं करेगा, वो यूनाइटेड किंगडम का एक इंस्टीट्यूशन है वो करता है। तो ये किसने जारी करी है? भारत सरकार ने करी है। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल टू कर दो, नॉट इक्वल टू क्यूआर रैंकिंग। वो क्यूआर रैंकिंग एक अलग है, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है और यूके करता है उसको। वो सितंबर वाले दर्पण में आएगा, जो आती है ना, मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें है वो क्यूआर रैंकिंग। तो इसमें क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय है ना, किस मंत्रालय ने जारी करी? शिक्षा मंत्रालय ने। इंडिया रैंकिंग 2024 से नाम है। टोटल इसके अंदर 5 पैमाने जिसके आधार पर की गई है। ये एक तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कितनी रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएशन आउटकम कितना है, कितने उनकी यूज़ आई आगे, आउटरीच एंड कितने मतलब दूर दूर राज्यों से पढ़ने आ रहे हैं उसमें आउटरीच, एंड परसेप्शन कि समाज के प्रति क्या वो परसेप्शन रखती है इंस्टीट्यूशन। तो टोटल 5 मानक है, याद रखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन 5 आप ध्यान रख लो। 5 के तहत पे ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ये रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया। इसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे है वो आईआईटी मद्रास। ठीक है ना, पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास वही है जिसने कहाँ पे अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है? तनाव दे रही है, तनाव से तंजानिया। सेकंड नंबर पे है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा कॉलेज के रूप में बेस्ट मिला है मिरांडा कॉलेज दिल्ली, कोई खास नहीं। फार्मेसी के रूप में है जामिया हमदर्द। ठीक है, जामिया हमदर्द क्या है? ये हमदर्द वो जो हमदर्द का टॉनिक सिंकारा और एक जो रुआवजा आता है, ये रुआवजा ये वो हमदर्द का ही है। ठीक है ना, दिल्ली के अंदर है। और ये अपन जो आयुष देखते हैं उसके अंदर जो ये यूनानी है ये वो हमदर्द का ही है, वो लेना देना उससे। और ये क्यूआर रैंकिंग जो है ना उसके अंदर भी हमदर्द, जामिया हमदर्द। तो आयुर्वेद योगा यू से यूनानी है, यूनान से जो आई हुई है। नेपर अपन देखेंगे आगे। कृषि के अंदर ये पूछा है अपने आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उसको मिला है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने करनाल हरियाणा के अंदर, उसको कल अपने व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था, एनडीडीबी पता, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी ये करनाल। लॉ में बेंगलोर अपना लॉ स्कूल, डेंटल के अंदर सविता इंस्टीट्यूट है चेन्नई का। समझने वाली बात जो यहाँ तक ध्यान देने वाली बात है, आईआईटी में आईआईटी मद्रास और आईआईटी बेंगलोर। अब अपन खुद जैसे देख लेते हैं एक बेसिक डिटेल के बारे में कि आज की तारीख में एम्स है टोटल 20। ठीक है, आईएम है टोटल 21 और आईआईटी है टोटल 23। सबसे ज़्यादा कौन सी है? आईआईटी है 23। याद कैसे रहेगी? ये टी है, टी से अपन बोलते हैं 3, तो 3 से क्या? ये 3 और 2 अंक तो कौन है? 2.5 अंक तो सब में कॉमन ही ना, 2 है। आईआईटी T3 23 और आईएम है 1 ऐसे, और एम्स है 0, बिल्कुल इलाज नहीं कर पा रहे, ऐसा 0 ऐसा नहीं है, तो ऐसे ध्यान जाएगा। एम्स इज 20, आईएम इज 21 और आईआईटी इज 323। ओल्डेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। एम्स सबसे पुराना दिल्ली के अंदर है, आईएम अहमदाबाद है और आईआईटी जो है ये अपने खड़गपुर है, वेस्ट बंगाल 1951। ठीक है ना, जैसे कई बार आप जैसे देखोगे इसमें आप कई बुक्स में जैसे गलती से लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है रुड़की तो सबसे लेटेस्ट है ना, लेकिन रुड़की का लेना देना क्या है? रुड़की के अंदर ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का, 1857 के लगभग 53 के लगभग बना, वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो आईआईटी नहीं है। आईआईटी का दर्जा तो ये तो सबसे लेटेस्ट वाली आईआईटीज में है, ये 13 के लगभग मिला है ना। तो अपन क्या देखते हैं कि सबसे पुरानी जो आईआईटी वो कौन सी है? आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और राजस्थान में जो है अपने वो आईआईटी का है अपने जोधपुर के अंदर है, और राजस्थान वाला भी जो एम्स है वो भी कहाँ है? वो जोधपुर में ही है। क्यों? क्योंकि उस समय जो सरकार में थे सीएम वो अशोक गहलोत थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी पीएम है तो 5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगे हैं, तो उसमें से 4 कहाँ हैं? यही अगर लालू यादव होते पीएम तो आज अपन बिहार में पढ़ रहे होते। जैसे उस समय रेल कोच फैक्ट्री बनी थी वो छपरा बिहार में थी। ऐसे ममता बनर्जी बोली कि मुझे बना दो रेल मंत्री, सारे के सारी इकाइयाँ कहाँ ले आएंगे? वेस्ट बंगाल। ऐसे चलो खैर समझ गए। तो ये अपन ने ओल्डेस्ट देख लिया इस बार ने। अब 1951 में भी कुछ खास चीज़ें हुई हैं, जैसे पहला लोकसभा चुनाव 1951 का ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में ही है। आपसे पूछे 8वीं पंचवर्षीय योजना बताओ कब से चालू हुई, तो इतना पता है पहले में हुई है। अब
5 साल की होती थी, 8 भी पूछ रहा हूँ तो 8 पंजे कितना होता है 5, अपन 5 को 8 से गुणा कर 40। 1950 के अंदर मैंने 40 जोड़ा तो क्या आ गया 1991, 1951 में 50 जोड़ा ना, 1951 के अंदर 40 क्यों जोड़ा, 8 भी पूछ रहा हूँ, एक 5 ईयर प्लान 5 साल की होती थी, 40 जोड़ दिया 91, तो 8वीं पंचवर्ष में 91 क्यों ऐसे। तो अपन कुछ नज़दीक आ सकते हैं, कोई रोलिंग प्लान थे बीच में 1-1 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, उनसे आप आ जाओगे एग्जैक्ट, समझ गए। अब जैसे बोलते 12वीं लास्ट थी तो 1951 में पहली 12 पंजे 60 जोड़ा इसके अंदर तो 1, ठीक है, और ये 6 और 5 11 आगे नहीं, तो 2012 के अंदर लास्ट थी वो 2012 से 17, तो अपन सीधा तरीका ये परेशान होने की जरूरत, 7 पंचों 7 पंजे 35, 50 में जोड़ो ना, 35 51 छोड़ दो आप, रोलिंग प्लान एडजस्ट हो जाता है उससे, 50 से 35 85 फट आ गया 1985 राजीव गांधी ऐसे, ठीक है। तो ये साइंटिफिक तरीका है चीज़ को आगे पकड़ने का बढ़ने का। फिर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हो गए, अभी अपन वर्तमान में जो लोकसभा देख रहे हैं वो 18th देख रहे हैं 2024 के अंदर जो हुए 24 से 29। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, योजना आयोग जो है ये 0 से 1950 से, ये तीनों आते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये एक जगह लिखे हुए हैं। चुनाव और 5 ईयर प्लान एक साथ है, दोनों का संबंध सरकार से है, और नीति आयोग 1 साल पहले ही बन गया 1950 में। संवैधानिक बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अपन जानते हैं, संविधान में उल्लेख नहीं है, गवर्नमेंट के आदेश से बना, इसलिए क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव का आदेश। वास्तुकला के रूप में IIT रोड की मिला है, ये बताओ ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है 1847 का, IIT 2001 की है, 13 का तो बोल गया था, ये था, है ना। तो ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है अपने, लेकिन IIT 2001 के अंदर मिला, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उससे 100 साल पहले 1847 का, ठीक है। ये ओल्डेस्ट तो IIT कौन सी है, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जिनका है खड़गपुर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ये जैसे मिनिस्ट्री कौन सी किसके अंडर आती है, IIT जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में आती है, IIT एक्ट 1961 के तहत, IAM भी एजुकेशन में, लेकिन एम्स जो है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, 2 सेम है, एजुकेशन, एम्स चूंकि हेल्थ। टिस्को अपन जैसे देखते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, टिस्को, ठीक है, 1907 में जमशेदपुर के अंदर स्थापित हुआ था। जमशेदपुर की जो स्थापना जमशेद जी टाटा ने करी थी, जो अपन देखेंगे ये जमशेद जी टाटा इन्होंने, और ये पूर्वी सिंहभूम जिले में, झारखंड में। और ये टिस्को जो है ना, ये भारत का सबसे पहली एक मॉडर्न इंडस्ट्री थी टाटा आयरन स्टील, और 1907 के अंदर पता है शुभ 7 स्थापित हुआ, इसका ये ईयर पूछा जाता है टिस्को की स्थापना कब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जमशेदपुर को बोलते हैं अपन टाटा नगर, क्योंकि जमशेद जी टाटा की, कल अपन ने पढ़ा था JRD टाटा, ये उनके फोरफादर्स ही हैं जमशेद जी टाटा। तो JRD टाटा में आ रहा था ना जमशेद जी, रतन जी, दादा भाई टाटा, तो ये जमशेद जी जो आ रहा है ना, ये जमशेद जी यही है, जमशेदपुर के संस्थापक। क्या चीज में, हाँ, जहांगीर रतन टाटा भाई टाटा, हाँ, उसमें और जैसे पूरा अपन नाम पढ़ते हैं तो उसमें जमशेद भी आता है, तो जमशेद जो ये आते हैं कईयों के नाम में, तो ये वही है जमशेद जी टाटा, शुरुआत करी है पारसी, देख लो 1977 में तो भारत आज़ादी, 40 साल बाद होगा भारत आज़ाद ऐसे। तो ये सबसे पहले फारसी थे जिन्होंने एक सिक्का जमाया औद्योगिक घराने के रूप में भारत में, पर्शियन। फिर अपन देखते हैं IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देख लो 7 के अंदर तो टिस्को है, 2 साल बाद ही क्या है, ये IISc है बेंगलोर, जो वही अभी देखा ना दूसरे नंबर में मिला, IISc बेंगलोर, ये वही है। इसके संस्थापक कौन, यही जमशेद जी टाटा, यही। क्योंकि क्या हो रहा था, देखो मैं आपको बताऊँ, ये टिस्को आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, स्टील है ना, SL कर लेना, स्टील में चाहिए टेक्नोलॉजी, चाहे बिजली उत्पादन देख लो, चाहे खनन देख लो, चाहे उसका पिघलाना देख लो, पिघलाने से आगे फिर जैसे आयरन स्टील, जो आज भी अपने रेल की जो पटरियाँ बनती हैं वहीं बनती हैं टिस्को के अंदर, रेल के जो व्हील एंड एक्सल बनते हैं यहीं बनते हैं टिस्को के अंदर, ठीक है। और आज तक ये रिकॉर्ड है कि इंडियन रेलवे ने जितने भी ये अभी रेलवे ट्रैक्स और ये व्हील्स और एक्सल्स बनाए हुए हैं, आज तक 1947 से आज तक सिर्फ एक व्हील ऐसा है जिसमें आज तक क्रैक आया है, रेलवे के व्हील्स देखते हैं, और कभी व्हील्स में क्रैक नहीं आया, वो पिग आयरन से बने हुए हैं, बिल्कुल गला के ठोस लोहे से, ठीक है। ये तो इतना ये इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें सीधी सी बात है कि भैया ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी बात क्या, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब ये कहाँ से आए, ये भाई टिस्को तो क्या है, खनन से जो आया उसको पिघला देगा, पिघला के वो रफ रॉड जो आयरन होता है, पिग आयरन, वो बना देंगे, आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो अपन को इसके लिए चाहिए रिसर्च कहाँ होगी, तो उन्होंने देखा इसके लिए होना चाहिए इंस्टीट्यूशन, तो जमशेद जी टाटा के दिमाग में आया और फिर ये IISc बना,
ठीक है, 1907 में, 1909, 7 के बाद 2 साल। संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, है ना, ये जमशेदजी नरवंजी टाटा पूरा नाम है, पर्शियन थे। चर्चा का परिणाम, चर्चा कहाँ हुई? जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद ने बैठ के चर्चा करी जब दोनों लौट रहे थे शिकागो से, समुद्री जहाज पर जापान से शिकागो जा रहे थे। भाई जापान अपन देख रहे हैं इधर, यूँ अपन देखते हैं ये पैसिफिक ओशियन है, ये इधर ये जापान है अपने, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इधर शिकागो है अपने, जैसे यूँ कनाडा देख लें, कनाडा में शिकागो आएगा, इधर कनाडा का शहर है शिकागो, सॉरी अमेरिका का, अमेरिका ग्रेट लिक्स, शिकागो इधर ही है ना, अमेरिका कनाडा बॉर्डर के ऊपर है शिकागो, अमेरिका का ये। तो शिकागो जा रहे थे जापान से, तो भाई जाएंगे तो इधर लॉस एंजलिस तक ही जहाज पे पानी के, फिर तो आप रास्ते से चलेंगे अपन शिकागो, लॉस एंजलिस से शिकागो, ठीक है। तो वहाँ इन्होंने जहाज पे चर्चा करी थी, ये क्वेश्चन आए हुए सारे। वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा ने जहाज पे बैठ के चर्चा करी और वो इंस्टीट्यूशन बना? फिर क्या है? IISc। किसका परिणाम था? किन 2 व्यक्तियों के बीच में चर्चा का परिणाम था? ये कहाँ हुई थी चर्चा? समुद्री जहाज पे हुई थी। हाँ, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रिटेन वुड्स अपन देखते हैं, किस स्थान पे सम्मेलन हुआ, चर्चा हुई कि यार वर्ल्ड बैंक और ये ऐसे बनने चाहिए, इंटरनेशनल बैंक मॉनेटरी फंड और IBR, इबर्ड, वर्ल्ड बैंक, ब्रिटेन वुड्स, ऐसे ही है, ठीक है ना। जमशेदजी टाटा को अपन क्या बोलते हैं? भारतीय उद्योग के पिता, क्योंकि एक तो उद्योग लगाया और रिसर्च फिर आगे बढ़ाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उद्योग चलता है रिसर्च के पीछे, समझ गए इतनी चीज। तो ये है अपने टिस्को और दोनों जुड़े हुए हैं IISc। फिर आगे पढ़ते हैं, एक आता है अपने TIFR, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने भारत को आज जो अपन भारत देखते हैं बनाया है। इसकी स्थापना हुई है 1945 में कोलाबा, मुंबई के अंदर। देखो टाटा आ रहा है ना, जमशेदजी टाटा, टिस्को के अंदर, IISc के अंदर टाटा, और फिर आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च देख रहे हैं, इसके अंदर टाटा, है ना। तो इसलिए आज भी अपन अभी लेटेस्ट में देखा अपने रतन टाटा, तो क्या सादगी थी उनके अंदर, देखो आप, मतलब दुनिया कायल ही उनकी सादगी की है, कभी कोई लग्जरी कार नहीं, कभी कुछ नहीं। और इन्हीं को जैसे आप एक बार लाइफस्टाइल कंपेयर कर लो, जैसे जो और हुए हैं, जैसे गोदरेज हुए हैं, चाहे जियो देखो, अपने अंबानी फैमिली देखो, क्या आपने कभी देखी वो तड़क भड़क रतन टाटा? किसी में ही, किसी को उठा के देखो आप, किसी में नहीं है ऐसा। देश के लिए फंडामेंटल जड़े गाड़ी है देश में। जैसे अपन ने जमशेदपुर देखा, टिस्को, IISc देखा, आज भी देखो IISc की स्थापना कब हुई है? 1909 में। आज अपन ने 2000, ये बात है जैसे 24 में, तो देख लो करीबन 90 साल तो ये हो गए और 24 साल ये हो गए, 114 साल हो गए। और 114 साल बाद रैंकिंग निकली तो भारत में कौन से नंबर पे है ये IISc? फर्स्ट पे IIT मद्रास, सेकंड पे। तो किस लेवल का इंस्टीट्यूशन आप ये देख लो, आप समझ रहे हो। ये तो क्या है, थोड़ी सी यूं रही कि उधर MIT प्रलोभन दे के यहाँ से इंडियन स्कॉलर्स को वहाँ बुला लेता है, बाकी IISc का आज भी रिसर्च के मामले में कोई तोड़ नहीं है, MIT भी फेल है। लेकिन MIT के अंदर एक तो क्या वो ग्लोबल रीच में, अपन ग्लोबल रीच में नहीं है ऐसे, और वहाँ थोड़ा सा जैसे लाइफ स्टाइल दिया, पैसे का एक जो लोभ लुभावन है वो चुंबक का काम करते हैं, और वो ब्रेन वाश, ब्रेन ड्रेन अपना होता है। खैर कोई नहीं, टाटा आप दे देते हैं। तो ये क्या, ये ईरानी, वही JRD टाटा अपन पढ़ रहे हैं, पर वही ईरानी पर्शियन परिवार है, टाटा है। फिर साइरस मिस्त्री जो थे, है ना, साइरस मिस्त्री मतलब टाटा, रतन टाटा ने उनको सौंप दी थी, लेकिन फिर उन्होंने दगाबाजी करी, फिर अपन को ध्यान है वो रोड एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे साइरस मिस्त्री, है ना। तो लेकिन मैं मतलब इतना कायल इस चीज़ का कि जैसे रतन टाटा नो डाउट जिंदा थे जब साइरस मिस्त्री की डेथ हुई, लेकिन जब साइरस मिस्त्री का फ्यूनरल था, दाह संस्कार था, मतलब जो ले जा रहे थे उधर साइलेंट टावर में, उसमें रतन टाटा नहीं गए थे, क्योंकि क्यों, जब ये मनमुटाव हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी। तो रतन टाटा को इतना बुरा लगा था कि ये मेरा परिवार, जमशेदजी टाटा 1907, और आज सिर्फ तुम्हारी इस लालच के कारण, है ना, तुम प्यार से मांगते तो दे जाता, CEO बनाया था तुमको, लेकिन तुमने जो लालच दिखाई और कोर्ट जाना पड़ा, एक जो चीची हुई परिवार की, तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे मतलब डेड बॉडी भी मैं तुम्हारी देखूं। ये टाटा के वर्ड्स थे और बिल्कुल न्यूज़ में आया। तो टाटा नहीं गए थे उस फंडल के अंदर, टाटा की जैसे जो स्टेप मदर थी वो गई थी व्हील चेयर के ऊपर। तो देखो मतलब कितना एक वो सिद्धांतों को कितने महत्व है, नहीं तो जाते समय तो यूँ होता है कि यार जो हो गया चलो अब तो अपन चलते हैं। खैर कोई नहीं, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पार्लियामेंट ने घोषित की हुए जिनको INI, टोटल 167 है, जो राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाएं होती हैं, कुछ संस्था होते हैं, कुछ लोग होते हैं राष्ट्रीय महत्व के, ऐसे। इनमें देखो IIT गिनी थे अपन, टोटल IIT कितनी, 21, 23 याद है ना, TT3, IIM गिने अपन ने कितने टोटल, 21, एम्स गिने टोटल कितने, 20,
डिज़ाइन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद में, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर अपने सोनीपत हरियाणा में कुंडली में, ये जो फूड प्रोसेसिंग देखते हैं अपन, पिंक रिवोल्यूशन जो आज हो रहा है, ये फूड प्रोसेसिंग माइक्रोबायोलॉजी का जो काम है वो आ गया सोनीपत हरियाणा। करनाल है ना, देखो सोनीपत कैसे अपन देखते दिल्ली, सोनीपत पानीपत देखा था अपन ने, उसी के बगल में इधर साइड में देखते तो करनाल है, वो डेयरी है। कुंडली सोनीपत अपने फूड टेक्नोलॉजी है, सोने जैसा खाना सोनीपत, और कुंडली सुधरती है खाने से। ठीक है, ये इसके अंदर था इंडियन जो टोटल अपन ने इंस्टीट्यूशंस देखे उसके बारे में। न्यूज़ तो ये थी, रैंकिंग फ्रेमवर्क देखा था अपन ने शिक्षा मंत्रालय, लेकिन उसके साथ अपन ने देखो इंस्टीट्यूशंस देखे, IIM मतलब एम्स, IIT, और अपन ने एम्स, IIM और IIT, फिर टिस्को देखा, IISc देखा और TIFR देखा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वायनाड के अंदर जो भूस्खलन हुआ उसके बारे में अपन क्या, पर्वत है नीलगिरी पर्वत। तो देखो मैंने आपको जब केरला पढ़ाया था तब मैंने वो उसमें भी देखा था अपन ने, रामसर साइट्स में भी नीलगिरी सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर अपन नीचे देखते हैं अगस्तमलाई, अन्नामलाई, और ये अपने सॉरी ये अस्थाईमुड़ी, अगस्तामलाई और अन्नामलाई ऐसे, और ये सबसे ऊपर है अपने नीलगिरी। ठीक है, ये पूरा अपन ने देखा था डिटेल के अंदर किस में, जब केरला और तमिलनाडु के अपन ने वेटलैंड्स देखे थे, तो सबसे ऊपर वाली है नीलगिरी। ठीक है, ये देखते हैं अपन, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, तो ये जो सबसे ऊपर है ये नीलगिरी है, और नीलगिरी की अंदर ही तलहटी में, नीलगिरी के ऊपर ही बसा हुआ है क्या, ऊटी, उटक मंडलम, जो अपन हिल स्टेशन देखते हैं। इसरो, अब देखो यहाँ इसरो ने क्या है, इसरो का देखो रिमोट सेंसिंग सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के अंदर। ठीक है ना, अब देखो ये इसरो यहाँ कहाँ से सीन में आ गया, लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड की फोटो खींच के दिखाई कितने लेवल का क्या हुआ है, तो ये रिमोट सेंसिंग से डेटा निकल के आया आपदा के तहत, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, रिमोट सेंसिंग सेंटर, है ना, कि फोटो जहाँ से खींचते हैं अपने को, वो फोटो खींचते हैं कहाँ से, ये कहाँ है, इसरो का सेंटर हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, हैदर, और कहाँ कहाँ सेंटर से इसके, बालनगर, शादनगर है, ये तेलंगाना में ही, मतलब हैदराबाद में ये रिमोट सेंसिंग सेंटर। फिर एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में, ये इंस्टीट्यूट आ गया यहाँ पे। इंस्टीट्यूट का मतलब देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है कि यार फोटो कैसे खींचनी है आपको हम सिखाएं, सुबह क्लास लगेगी, क्लास में आना, बताएंगे अपर्चर कैसे सेट करना, फोकस कैसे सेट करना है, कैसे जूम इन जूम आउट करना है, बादल हो तो कैसे करनी खींचनी फोटो, तो ये पहले आपको ट्रेनिंग दी गई। तो ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, इंस्टीट्यूट में दी जाती है। यहाँ सिखाया गया है कि कल को तुम हेड बन जाओ रिमोट सेंसिंग के, तुमको दी जाए, क्योंकि अपन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट छोड़ते ही हैं, तो कल को तुम जाके बैठो, तुम बोलेगी सरकार बोलेगी लैंडस्लाइड हुई फोटो खींच के दो, तो फोटो तुम्हें खींचनी आनी चाहिए। तो सिखाया कहाँ जाता है, देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, देहरादून। अब आपने सीख ली, हाँ सर अब हुआ गया, चलो हाँ चौराबाड़ी झील टूटी है, उसके रिमोट सेंसिंग से फोटो खींच के लाओ, तो अब वो सैटेलाइट अपन को जूम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सैटेलाइट के ऊपर कंट्रोल चाहिए अपने को, तो वो सैटेलाइट पे कंट्रोल कहाँ से बनता है, हैदराबाद से। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ गया, देहरादून। इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर, कि अब अपन को सैटेलाइट पे कंट्रोल आ गया अपने पास, अब फोटो कैसे जूम करना हो सैटेलाइट को कहाँ करें, समझ गए। ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं यार इसके अंदर, ये दोनों, कभी सेंटर पूछ रहा है रिमोट सेंसिंग, कभी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट बोलते हैं अपन देहरादून पकड़ना। अब देखो याद कैसे रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर है रिमोट सेंसिंग वर्ड, तो दोनों के अंदर आ रहा है RS तो याद कैसे रहेगा। अभी याद करो, मैंने आपको बताया था रुड़की, बताया था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, और फिर IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहाँ है, रुड़की। और रुड़की आपने कहा, ये देहरादून, बस खत्म, अपना काम हो गया पूरा। ऐसे याद रहेगा देहरादून, रुड़की। ठीक है, उत्तरांचल। फिर अपन वहाँ देख लेते हैं कि CM वहाँ कौन है, CM P विजयन है, वामपंथी। जैसे अभी अपन श्रीलंका के पढ़ा था, भी अनुराग दिशानायक, वो वामपंथी थे। यहाँ पे कौन है, P विजयन, वामपंथी। अब देखो वामपंथी से एक क्वेश्चन बनता है कि वामपंथी सरकारें जो है ना, भारत के अंदर 3 राज्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी आगे पीछे, है ना, जरूरी नहीं सीक्वेंस में, जरूरी नहीं आज़ादी के समय, आगे पीछे वामपंथी सरकारें देखी हैं। 3 राज्य हुए हैं, एक तो केरला, ये P विजयन देख रहे हैं, एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस तो अपने अलग है, लेकिन उसका जो विपक्षी है वो है ये कौन, ज्योति बसु, इनका निधन हुआ था। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य, अगस्त 2024 में निधन हुआ, देखो लेटेस्ट ही, बुद्धदेव तो बुद्ध नहीं रहे। तो ये दूसरा जिला, दूसरा राज्य जिसने कम्युनिस्ट CM देखा। तीसरा है त्रिपुरा, जिसमें माणिक सरकार 98 से 2018 तक ये मुख्यमंत्री रहे, और वर्तमान में माणिक शाह हैं। कल भी देखो जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया वो माणिक सरकार नहीं, माणिक शाह है।
ठीक है। तो माणिक शाह 2000 कितना अपन देख रहे हैं 18 और 26 साल तक रहे त्रिपुरा में। अब माणिक शाह बने बीजेपी के, अमित शाह के दोस्त माणिक शाह, ऐसे सरकार हट गई वहाँ से, माणिक सरकार। तो क्वेश्चन आता है किन 3 राज्यों के अंदर कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं भारत में कभी? तो एक तो उत्तर पूर्व का त्रिपुरा, और एक इधर आ रहा है, मतलब यूँ अपन बांग्लादेश देखते हैं, देखो बांग्लादेश, एक बांग्लादेश को छूता है त्रिपुरा इधर, एक बांग्लादेश को छूता है इधर वेस्ट बंगाल, 2 तो ये हो गए। नीचे हो गया अपने ये कौन, केरला, पी विजयन से पहले भी रहे मोमबत्ती, ऐसे है। अब यहाँ वायनाड के अंदर बोला गया बादल फटा, तो बादल फटने को क्या इसकी परिभाषा है कि 1 घंटे के अंदर 100 सेंटीमीटर या 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बादल फटना बोलते हैं। भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो गए, 100 mm हो गए, मतलब 1 cm = 10 mm। तो 10 सेंटीमीटर कितने, दोनों को इधर 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, तो 100 mm हो गया। तो 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बादल फटना। अभी नापते कैसे हैं कि कुछ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन होते हैं, जैसे दुर्गापुरा में अपने एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म पे एक कलेक्ट्रेट के ऊपर लगा हुआ है, तो वहाँ क्या यू बीकर्स लगे हुए हैं, बीकर गिलास होते हैं अपने, प्लास्टिक के गिलास है। तो जैसे 1 घंटे में बारिश हुई तो बारिश में वो देख लेते हैं कि वो बीकर कितना भरा। तो अगर वो जैसे अपन बोलते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक भर गया तो अपन बोलते हैं कि जयपुर के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, समझ रहे हो। तो इधर दक्षिण वाला इधर दुर्गापुर से नापते हैं, सिटी के अंदर जो होती है वो कलेक्ट्रेट के ऊपर बीकर लगा हुआ है, उसमें 1 सेंटीमीटर, मतलब पूरे जैसे बोलते हैं कि पूरे दिन के अंदर बारिश में वो इतना भर गया, तो बोलेंगे यहाँ पे कल बारिश जयपुर के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, पूरे दिन में हुई वो, यहाँ तो 1 दिन में। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना ना ये कितना होता है 1 घंटे के पानी का अंदाज़ा जैसे लगाना हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब थोड़ा रिलेट करते हैं, को रिलेट, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना हुआ। ये जो अपना पश्चिमी राजस्थान है इधर वाला, जब जलवायु प्रदेश देखे थे अपन ने, तो इधर जैसे अपन देखा था, इधर ये ऊपर था बी, मतलब 1 में अपन ने जैसे देखा था सारा, तो इधर जो औसत बारिश मैंने बताई थी 0 से 20 सेंटीमीटर होती है सालाना, समझ रहे हो। मतलब ये इस वाले अपने ये इधर पूरा जो अपने देखा था, और यहाँ हो रही है देख लो 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी आधी कितनी देर में, 1 घंटे के अंदर। फिर जो अपन ने अरावली वाला जो प्रदेश देखा है पूरा, यहाँ पे बारिश होती है 20 से 40 सेंटीमीटर सालाना, और 1 घंटे के अंदर हो रही है यहाँ तो इतनी बारिश ही। अब आप थोड़ा सा इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस ग्रेविटी का पानी होता होगा। तो बादल फटना 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर या 100 mm। अब अपन देख लेते हैं अन्नाईमोडी, या ये इडुक्की जिला है केरला का, बीच में जैसे केरला देखते हैं अपन, ये केरला है जैसे पूरा फॉर एग्जाम्पल, तो यह है बीच में इडुक्की, मैप दे रखा है केरला का, उसमें पढ़ा था क्या नाम, वेटलैंड्स में। अन्नाईमोडी इडुक्की ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आरएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है क्या, जो मुड़ी हुई है, तो ऊंची तो है लेकिन ये समझ लो मुड़ी हुई है, तो अन्नाईमोडी याद रह जाएगा अपने को। ये अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, ठीक है, ये अन्नामलाई, फिर अगस्त्यामलाई, इसको बोलते हैं एवरेस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अन्नामलाई खत्म होती है फिर नीलगिरी चालू होती है, ये अन्नामलाई खत्म हुई नीलगिरी चालू हुई, और नीलगिरी की तलहटी में था ये वायनाड, इसलिए ये नीलगिरी है। इसके इस साइड में अपन देखते हैं वायनाड, और इसके इस साइड देखते हैं ऊटी, ऐसे ऊपर, ठीक है। वायनाड केरला में आ गए, ऊटी तमिलनाडु के अंदर है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई कौन, अन्नामुड़ी, अन्ना 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 आ ही रहा है पहाड़ियों में। दादा बेटा जो है ये पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दादा बेटा। ऊटी जाओगे आप तो देखने में आती है अपने को दादा बेटा, ठीक है, लेकिन ये नीलगिरी की है। नीलगिरी से नीचे जो पर्वतमाला है वो है अन्नामलाई, अन्नामलाई में क्या, अन्नामुड़ी, ठीक है, ऐसे पर्वतमालाएं हैं। दादा बेटा दूसरी है। गुरु शिखर ये क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली में, क्या हाइट है, 1722 मीटर। इसकी देख लो कितनी है, ये मीटर्स में है सारी, ये 1722 है, 17 34, अपने 2 बार गुरु शिखर चढ़ जाओ तब अपन चढ़ जाएंगे गुरु शिखर पर। माउंट एवरेस्ट की हाइट देखो क्या, 8848, 8848, मतलब ये यूँ मान के चलो ये 3000 मीटर है, ये 8000 मीटर, 9000 मीटर है, तो 3 चक्कर लगा लो माउंट एवरेस्ट के, चढ़े उतरे फिर चढ़े, मतलब इसके सॉरी अन्नाईमोडी के, तो माउंट एवरेस्ट के बराबर है, 3 गुना है ना, ये 3 है ये 9 है, सब मीटर्स में। तो ऐसे अपन इसको कंपेटिवली थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये हो गई अपने माउंट एवरेस्ट, तो इसके 3 हिस्से कर दो, 1 2, 1 सा 2 सा तीसरा, तो ये इतनी सी जो है ये है क्या, अन्नाईमोडी। और राजस्थान की देखें अपने, ये तो
इसको ये तो 2 ही है, तो ये आप ये पहला 3 3 कैसा 3 3 6 3 9, तो गुरु शिखर तो यही आ रहा है, ये 2 ही तो है, ये गुरु शिखर। ऐसे ही कंपेरेटिवली अपन देख सकते हैं कि ये हो गया गुरु शिखर, ये हो गया अपने अन्नाईमुड़ी, ये हो गई माउंट एवरेस्ट, ये बन गया। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाता है, तो सही तस्वीर देख लेते हैं, समझ गए। ये इतनी सी चीज़ है जो अपन ने देखी बादल फटने में। तो न्यूज़ तो देखो छोटी थी, वायनाड ही थी यार केरला, तो उसमें काम चल जाता अपना, किससे, नीलगिरी पर्वत से काम चल जाता बादल फटना। लेकिन फिर अपन और डिटेल में देखा, इसरो देखा, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट बोले तो सिखाएंगे कहाँ, सिखाया देहरादून में नहीं, सॉरी सिखाया है इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर, और फोटो खींचनी कहाँ है, हैदराबाद है। तो सिखाना अपने को IIT रुड़की के पास इंस्टीट्यूट बोलते हैं देहरादून, और रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद। CM देख लिए, लेफ्ट CM केरल, वेस्ट बंगाल, केरला। बादल फटना 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर या 100 mm से ज़्यादा। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दादा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर राजस्थान की, माउंट एवरेस्ट भारत की। तो देख लिया अपने चारों ऊंची ऊंची चोटी देख ली। झारखंड के अंदर वर्तमान में ये CM मैया सम्मान योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए, लेना देना कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है। तो ये नए आर्टिकल 168 है जो राज्यों से रिलेटेड है, भाग 6 के अंदर, भाग 5 यूनियन है, भाग 6 स्टेट है। जम्मू कश्मीर के अंदर देखो सीटें हैं टोटल 114, लेकिन इसमें से 24 जैसे जो जारी हैं वो PO के अंदर थे। 90 सीटों पर चुनाव हुआ, जो अभी अपन ने दिसंबर 2024 के दर्पण में देखा। हरियाणा की 90 सीटों में अपन ने दिसंबर में देखा, ये पूरा डिटेल में ही है। और आर्टिकल कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर वाली जो विधानसभा है ये किस मॉडल पे बेस्ड है, पौंडीचेरी मॉडल पे। और आर्टिकल 239A इसे गवर्न होता है, और ये प्योरली 239A नहीं है, क्योंकि सर जम्मू कश्मीर की विधानसभा 1, 2 और 18 जो स्टेट लिस्ट के विषय हैं, इसमें 1, 2 पे तो बना सकती है, सॉरी 18 पे तो बना सकती है जम्मू कश्मीर की विधानसभा, लेकिन 1 और 2 पे कानून नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे, लैंड पे बना सकती है जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जबकि पौंडीचेरी तो तीनों पे बना सकती है। तो ऐसे प्योर में नहीं हुआ, प्योरली पौंडीचेरी। फिर दूसरा है 239AA, ये दिल्ली मॉडल है, तो दिल्ली तो ना 1 पे कर सकती, ना 2 पे कर सकती, ना 18 पे कर सकती, तीनों पे नहीं कर सकती। 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 पुलिस, तीसरा लैंड। जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा लैंड पे बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे नहीं बना सकती, क्योंकि थोड़ा सा टेररिज्म वाली प्रॉब्लम है इसमें। फिर एक अपन ये देखते हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी ये न्यूज़ है। SSLV D3 16 अगस्त 2024 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है, यहाँ से हुआ। SSLV क्या है, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अभी तक अपने पास क्या था, PSLV एंड GSLV था, ये छोटे भैया हैं। सबसे बड़े भैया तो GSLV हैं, 35,000 किलोमीटर तक लेके जाते हैं, 35,000 किलोमीटर तक। फिर उससे छोटे भैया हैं SLV, करीबन ले जाते थे 1500 किलोमीटर तक ऊपर। अब इससे और छोटे भैया और आ गए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सब लो ऑर्बिटल्स के अंदर लेके जाना है 600 से 700 किलोमीटर तक, 600 to 700। तो ये लेके आया भाई। जैसे मान लो आपको यहीं से जैसे जयपुर में थोड़ी दूरी जाना है, यहाँ से महेशनगर से उठ के अपने को टोंक फाटक जाना था, तो आपको मुझे ये बात बताओ, कोई ट्रेन में बैठ के थोड़ी ना जाएंगे अपन, थोड़ी सी दूरी है सर, साइकिल ही ले लेते हैं। तो यार ट्रेन नहीं तो ऐसे थोड़ी लाओ अपने यार, वोल्वो बस मंगाते हैं अपन, टोंक फाटक चलते हैं। क्यों नहीं वोल्वो उचित, सर दूरी कम है। तो बिल्कुल यही ऐसा था कि मुझे 700 किलोमीटर ऊपर ही जाना है, तो मैं क्यों लेके जाऊँ मैं GSLV, ठीक है। अगर हाँ मेरे को दिल्ली जाना है तो सर अपन वोल्वो में चलेंगे, या अपन ट्रेन से चलते हैं। टोंक फाटक तो सर अपन साइकिल से ही चल सकते हैं, या और मजा आएगा सर सुबह सुबह का टाइम में पैदल चलें अपन। तो चलो ये अपन ये वही है, इसी तरह से समझ गए। थोड़ी ज़्यादा दूर जाना है, यहाँ से सर अपन को अजमेरी गेट जाना है, तो यार साइकिल मोटरसाइकिल चलते हैं, कार से चलते हैं, वो PSLV। ये ऐसे जितनी दूरी जानी है उस हिसाब से अपन व्हीकल लेंगे, यूँ है ना, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ऐसी है। अब जैसे अपन जैसे वोल्वो लेके चलेंगे, वोल्वो जितनी देर सेकंड गियर डालेगी उतनी देर में तो टोंक फाटक आ जाएगा। ये ऐसे PSLV में, PSL का तो पहला रॉकेट ही खत्म नहीं होएगा कि वो GSLV का पहला रॉकेट ही नहीं उतरेगा जितनी दूर में ये PSLV जितनी उड़ान उड़ सकता है। तो ऐसे ये काम है। तो इसलिए अपन ये SSV ऐसे मतलब साइकिल खरीदी है अपन ने, ये समझ लो। ट्रेन अपने पास थी, कार अपने पास थी, अब छोटी साइकिल खरीदी है कम दूरी के लिए, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कम खर्च, कम समय, कुछ घंटों में तैयार हो जाता है,
और कॉस्ट इफेक्टिव लागत अनुकूल ये SSLV है, क्योंकि PSLV भी छोड़ते थे तो लागत उसमें ज़्यादा आती थी। बड़ी है गाड़ी है, देख लो आप, टोंक फाटक गाड़ी से जाएंगे और टोंक फाटक साइकिल जाएंगे, फर्क समझ में आ रहा है। पे लोड 500 ग्राम तक 500 किलोग्राम तक ले जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्बिट। किस ऑर्बिट के लिए बनाई? ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए बना है, जिसकी ऊंचाई होती है करीबन अप टू 2000 किलोमीटर, लेकिन SSLV अपन ने बनाया अभी 500 किलोमीटर तक ले जाने के लिए। ये खासतौर पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं इस ऊंचाई पे। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देख लो किस किस तरह के होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है 35,000 किलोमीटर या उससे ऊपर। जितने भी अपने संचार उपग्रह होते हैं ना, जिनके आगे इनसेट लगता है, इनसेट ये इंडियन सैटेलाइट है, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जिनसे अपन मोबाइल चलाते हैं, वो 35,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी 35,000 पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस सैटेलाइट के घूमने की गति पृथ्वी की घूमने की जो गति है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2 बसें चल रही हैं, दोनों इधर जा रही हैं और दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो यूँ लगता है ना कि दोनों रुकी हुई हैं, दोनों पूरी सवारियाँ एक दूसरे को देख सकती हैं। कई बार बस ओवरटेक करती है तो वो क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 हो गई, कि दोनों की दो रिलेटिव मतलब दोनों एक दूसरे से कितना तेज चल रही है, तो दोनों की ये भी 80 के हिसाब से चल रही है और ये भी 80 से चल रही है, तो 80 माइनस 80 रिलेटिव जो है ना सापेक्ष वेग वो 0 हो गया दोनों का। अगर ये 80 से चल रही है और दूसरा 90 से चल रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड 10 हो जाती, कि वो 10 ज़्यादा चल रही है 10, लेकिन दोनों की रिलेटिव स्पीड जब 0 हो जाती है तो यूँ लगता है कि दोनों रुके हुए हैं, दोनों बसी हो जा रही है तो बिल्कुल रुके हुए। कई बार देखा ही अपन, महसूस किया ही है, हाई कर लेते हैं, देख लेते हैं एक दूसरे से कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और ये इधर क्या होता है, इधर अगर यूँ होगी तो गड़बड़ होगी, तो अपन ने क्या किया, ये सैटेलाइट यूँ छोड़ते हैं तो ये होगी पृथ्वी और ये हो गया इधर ये जो सैटेलाइट है वो, तो हमेशा ये चिपक जाता है उस अर्थ के, कि अपन ने बोलिए ये इंडिया के सामने रहेगा, इंडियन सैटेलाइट है, तो बिल्कुल जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे दोनों साथ साथ घूमते रहते हैं, तो बिल्कुल यूँ लगता है कि स्टेशनरी है, रुक गए। ये स्टेशनरी ये वही है रुका हुआ, पेन वाला नहीं है ये, तो ये रुका हुआ, वो ई आता है पेन वाले स्टेशनरी, तो रुके हुए महसूस होते हैं, इसलिए 35,000। ये क्वेश्चन आता है ये कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर से ऊपर ही क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो स्टेशनरी हो जाए, वो समतुल्य हो जाते हैं पृथ्वी के, ये पृथ्वी है ये सैटेलाइट है, तो दोनों ये समतुल्य घूमते हैं ऐसे। एमईओ मिड अर्थ, इनकी क्या दूरी होती है 2,000 से लेकर 35,000 किलोमीटर के बीच में, है ना। अब देखो फिर तीसरा है लियो, लोअर अर्थ है ऑर्बिट। GSLV सैटेलाइट, मतलब इस रास्ते में इस ऊपर वाली कक्षा में अपन को पहुंचना है तो GSLV यूज करते हैं, इसके लिए भी GSLV यूज करते हैं अपन मिड ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट के लिए, और लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए अभी तक PSLV यूज करते थे, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो अपन ने छोटी साइकिल खरीद ली SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो इसमें सैटेलाइट भी नो डाउट थोड़े स्मॉल होते हैं, 500 किलोग्राम पेलोड, मतलब जितना ऊपर ले जा सकता है। सैटेलाइट भी कम से कम थोड़े कम वजन के होते हैं। GSLV इनसेट सैटेलाइट बहुत वजन का होता है, 15,000 किलो वजन, समझ गए। ये है अपने, तो ये तो हो गया, वो तो अपन ने देखा था व्हीकल, अभी अपन ने जो देखा SSLV। तो व्हीकल तो क्या होता है, ये रॉकेट होता है ऐसे, जैसे अपन को ऑफिस जाना है तो व्हीकल अपन ने काम ली मोटरसाइकिल, व्हीकल है ना, जैसे बोलते हैं साधन क्या है तुम्हारे पास, फिर उसके ऊपर सवारी बैठती है जो उसको ऑफिस तक जो मोटरसाइकिल छोड़ के आएगी, तो ऐसे ही है ये अपना, तो ये रॉकेट होता है, फिर उसके ऊपर सैटेलाइट लगा रहता है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने जाता है, तो PSLV अपन पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो ये तो व्हीकल है और ऊपर सैटेलाइट जो है ऊपर लगा हुआ है ऐसा। तो ये 2 सैटेलाइट लेके गया अभी EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देखो 475 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में है ना, 500 किलोमीटर तक। डिजास्टर वही जैसे वायनाड, ये रिमोट सेंसिंग, ये अर्थ को ऑब्जर्व करता रहता है, अच्छा यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई, अच्छा बारिश ज़्यादा यहाँ हो रही है, ऐसे यूँ। अभी आप जैसे देखना कहाँ काम आता है, आप जैसे कोई भी प्लेन का नंबर डालो, है ना, तो आप जैसे नंबर डालोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, जैसे यहाँ बादल, जैसे वो प्लेन मूव कर रहा है, जैसे मान लो जयपुर से हैदराबाद जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कई जगह बादल दिखेंगे बीच में, तो ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, डेटा कौन दे रहा है भाई, अपन तो रिमोट सेंसिंग सेंटर अपना हैदराबाद वो लेके आ रहा है, लेकिन ये मिलते किससे हैं ये, तो इन सैटेलाइट के डेटा से, इनकी रियल टाइम पर डेटा शेयरिंग होती है ऐसे। तो उससे क्या होता है, फिर जैसे पायलट को पता चल जाता है कि यहाँ पे रास्ते में बादल है, तो वो थोड़ा सा रूट बदलते हैं। जैसे आजकल आप जैसे देखो, आप निकाल के देखो अपना IMT इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइड, तो आपको आजकल ये तमिलनाडु की तरफ बहुत ज़्यादा बादल दिखेंगे, बारिश हो रही है, तो जो जहाँ ज़्यादा हो रही है वो रेड दिखाई देगा, कम हो रही है वहाँ ग्रीन दिखाई देगा, जहाँ और भी कम हो रही है वहाँ ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज या येलो, तो अलर्ट के हिसाब से सारे यूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन कौन देता है, ये सैटेलाइट दे रही है। दूसरा है SRO
ये क्या, ये डेमो सैटेलाइट है स्पेस किड्स, अभी अपन आगे पढ़ेंगे स्पेस किड्स इंडिया। ये बिल्कुल जैसे ये एलन मस्क का है ना स्पेस एक्स, तो ये भारत की ये एलन मस्क है, ये देख लो आप स्पेस किड्स है, एक स्पेस इंडिया करके आया है, तो वो मैंने शायद सितंबर वाली में जो आज दी है ना PDF, उसके अंदर वो डिटेल में अपन देख लेंगे। लेकिन स्पेस किड्स यहाँ नाम रखो, ये नई पीढ़ी के ये आप यूँ देख लो, ये शोध करता है जो अंतरिक्ष में आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ लिखा हुआ देखो स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप है, SRO डेमो सैटेलाइट बनाया है इसने, वर्क डिजाइन फैब्रिकेशन है, लॉन्च ऑफ स्माइल सैटेलाइट का काम करता है। वर्क क्या क्या है, डिजाइन करेगा, उसको बनाएगा, डिजाइन तो नक्शा बनाया, फिर इसके हिसाब से आप काटो लोहे को और चिपकाओ एल्यूमिनियम को और फिर लॉन्च करो। बैलून सैटेलाइट, बैलून सैटेलाइट्स पे देखो क्या होती हैं कि जैसे एक तो अपन ने सैटेलाइट बोला जो यूँ ऐसे गई, एक बार क्या होता है जैसे अपन ने गर्म हवा वाले बैलून अपन देखते हैं जैसे हीलियम से, तो उनको भी वो सैटेलाइट्स को भेजते हैं और करीबन 20 से 25 किलोमीटर ऊपर हवा में भेजते हैं। तो उससे क्या हो, एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, पॉल्यूशन कितना हुआ इतना, ऐसे। ठीक है, ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन बैलून सैटेलाइट होते हैं। तो स्टार किड्स, स्पेस किड्स देखो इन पे। फिर एक है देखो ये न्यू स्पेस इंडिया, स्थापना हुई 2019 में। ये इसरो की वाणिज्य इकाई है। वाणिज्य इकाई का मतलब क्या कि जैसे आज मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, जैसे अपने इंडिगो देखा था, बनाया रोहित और राकेश ने बनाई वो, तो उन्होंने देखा कि यार अपन को यार डेटा चाहिए कि जैसे बादल किधर क्या है, जैसे अपन फ्लाइट देखें तो डेटा चाहिए, तो सीधी सी बात है कि इसरो से अपन को काम करना पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं यार अपना खुद का ही अपन एक सैटेलाइट छोड़ दें। ठीक है, जैसे आज मान लो मैं कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डालता हूँ जैसे एयरटेल है, अब वो बोलता है यार मेरा खुद का सैटेलाइट हो, जैसे कि मैं एक निर्बाध रूप से रिमोट एरियाज़ के अंदर सैटेलाइट वो मोबाइल कनेक्टिविटी दूँ, तो मैं खुद तो सैटेलाइट छोड़ नहीं सकता ना, पावर ही नहीं है। पहली बात तो ये स्पेस रिसर्च है, ये गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड है, ये कुछ एरियाज हैं 12-13 इंडस्ट्री ऐसी जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड है, उनमें एक है स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो अब मेरे को इसरो से मिलना पड़ेगा और मेरे को मेरी सैटेलाइट लॉन्च करानी है, तो इसरो के पास जाऊँगा। तो इसरो की जो दुकान है जो आपसे बात करेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये इसरो की क्या है, ये वाणिज्यिक शाखा है। जैसे अपन को गाड़ी लेनी है, मारुति लेनी है, मारुति डिजायर, तो मारुति के शोरूम जाएंगे वहीं बात करेंगे। तो ऐसे ही सैटेलाइट मेरे को मेरी लॉन्च करवानी है, तो ये तो स्पेस किड ने तो सैटेलाइट बनाई, लॉन्च कौन करेगा, ये इसरो करेगा। तो इसरो की वाणिज्य इकाई है। पहले ये हुआ करता था अपने अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष भी वाणिज्य इकाई था, लेकिन ये इससे और ज़्यादा ब्रॉड है अंतरिक्ष से। ठीक है, अंतरिक्ष की स्थापना 1997 की थी। तो ये है न्यू स्पेस इंडिया। PSU है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑनर कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और वर्क क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स प्लस ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जैसे आप सैटेलाइट लेके गए तो सब अच्छा कौन सा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कितनी दूर किस ऑर्बिट का है तुम्हारे, अच्छा लोअर अर्थ ऑर्बिट का ही, तो अच्छा ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम तुमको व्हीकल कौन सा अवेलेबल करवाएंगे, छोटी साइकिल, क्या SSLV। अच्छा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया, अच्छा GSLV से जाएगा फिर तो यार। और फिर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब श्रीहरिकोटा के अंदर पूरी जो भी व्यवस्था है वो सारी अवेलेबल करवाएगा। ऐसे है न्यू स्पेस इंडिया और स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड, दोनों फ्यूचर हैं ये इंडिया के। ये देख लो आप, स्पेस किड्स तो खास तौर पे। और न्यू स्पेस इंडिया जो है ना, ये अंतरिक्ष का ही एक बदला हुआ रूप है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का। इसरो स्थापना हुई 1969, 15 अगस्त 1969। MS सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। विक्रम साराभाई कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो अपना विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरला में। और UR राव के यहाँ फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, स्पेस विक्रम साराभाई ऐसे। और ये देखो लिखा हुआ केरला, केरला के अंदर अपने विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में। ये पूछा जाता है, ये VSCC बोलते हैं इसको, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, VSCC बोला जाता है। स्पेस रिसर्च जो रिसर्च है ना, ये इसके अंदर ही आता है, ये VSCC विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला, जिसका नाम अपन त्रिवेंद्रम देखते हैं ना, वो यही है। त्रिवेंद्रम का नया नाम है तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऐसे है। नीचे भी आप देखो तमिलनाडु की तरफ है तिरुवनंतपुरम नीचे है। ठीक है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलोर के अंदर जो हेडक्वार्टर है ना, उसका नाम नहीं है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, वो तिरुवनंतपुरम, हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में ही। और 1969 15 अगस्त 15 अगस्त और 1969 इसरो। समझ गए, ये अपन ने देखा था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल न्यूज़ थी।
ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करेगा 2000 किलोमीटर से नीचे नीचे। तो अभी अपन ने लॉन्च किया सैटेलाइट सर EOS-08 और एक है SRO डेमोसेट जो कि स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया है। स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप है। न्यू स्पेस इंडिया क्या है सर? वाणिज्य इकाई है इसरो की, 2019 में स्थापना हुई, जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंदर मदद करता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर, केरल के अंदर VSSC विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट इज UR राव। समझ गए? फिर नेक्स्ट न्यूज अपन देखते हैं अपनी बायो E3 नीति। 24 अगस्त 2024 को घोषणा हुई। बायो के अंदर ई क्रांति है। क्यों बायो के अंदर क्रांति है? क्यों? बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगी। पर्यावरण अनुकूल विकास जिसको अपन बोलते हैं हरित विकास, इसके अंदर क्या क्या इसके घटक हैं देखते हैं अपन। जीरो नेट कार्बन अवस्था अर्थव्यवस्था, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ टोटल या ग्रॉस। नेट का मतलब क्या होता है कि मैंने 30 किलो कार्बन उत्सर्जन किया, किसमें? कोयला से बिजली बनाने में किया उत्सर्जन, मेरा 30 किलो है। लेकिन साथ ही साथ में मैंने क्या किया कि 50 किलो कार्बन सोखने की, भाई ये तो एडिशन है, ये माइनस है इधर, 50 किलो कार्बन सोखने की क्षमता विकसित करी, जिसको अपन बोलते हैं कार्बन सिंक। क्या? कार्बन सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, मतलब मैं वापस से सोख रहा हूं पर्यावरण से कार्बन को। वो मैंने सर कैसे किया? तो सर जैसे मैंने ट्रीज बनाए, ट्री कवर बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे, मैंने वेटलैंड्स बनाए, और तो और जैसे अपन जैसे देखते हैं एयर कंडीशन के अंदर जैसे जो गैस यूज होती थी पहले, जैसे 830 होती थी, उसको अपन ने अब 832 कर दिया हर जगह, खासतौर पर इंडियन रेलवे AC कोचेज में जो होती थी। ठीक है, तो मैंने कार्बन सिंक क्रिएट किया है। फिर अपन सबसे बड़ा जो है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है कि नहीं, 30 गीगावाट अपना टारगेट जैसे जो है। तो इससे मैंने क्या किया सर, कार्बन सिंक क्रिएट किया है। तो अब देखो 30 किलो तो मैंने छोड़ा था कोयले के माध्यम से, लेकिन 50 किलो का मैंने सिंक क्रिएट कर लिया, कार्बन सिंक। तो मेरा नेट एमिशन कितना हुआ? 30 छोड़ा और 50 का तो मैं एब्जॉर्ब करने की क्षमता विकसित कर ली, तो नेट एमिशन क्या हुआ? 20 हुआ। लेकिन कैसा 20? प्लस का है माइनस का? माइनस का। तो ये देख लो, भारत की अर्थव्यवस्था छोड़ने की बजाय एब्जॉर्ब करने वाली ज्यादा है। हम तो जितना छोड़ रहे हैं ना उससे ज्यादा सोख रहे हैं पहले पर्यावरण से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेट जीरो। वैसे जीरो तो संभव ही नहीं है भाई, जीरो तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर थर्मल पावर आज भी 70% बिजली थर्मल से बन रही है भैया, तो जीरो एमिशन तो हो ही नहीं सकता। नेट जीरो एमिशन हो सकता है, जितना छोड़ूंगा ना उससे ज्यादा वापस लेके आऊंगा पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अमेरिका तो बस छोड़ने पे ध्यान ने मना कर दिया, कुछ नहीं करूंगा, मेरे तो भैया AC चलेंगे, कोयले से निकलेगी, तुमको पेड़ वेड़ लगाने ना तुम लगा लो, पैसे ले लेना अमेरिका से। तो साफ मना किया एलन मस्क ने, मेरे को मतलब ही नहीं है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तुम रखो तुम जानो, कोयटो वोटो से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मेरा देश पहले है। लेकिन भारत जिम्मेदार लोकतंत्र है ना, रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है भारत, ऐसे। ठीक है ना, तो ये नेट इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप देख लेना, आप समझे। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जैसे फालतू बिजली नहीं जलानी है, बिजली सोलर से पैदा करनी है, ये लाइफस्टाइल है, वेस्ट नहीं करना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, चक्रीय का मतलब यूज किया फिर उसको रिसाइकल करना और रीयूज करना है, यूज फिर रिसाइकल और रीयूज, ये है चक्रीय। और जैव है ना, जैसे ऐसे मटेरियल यूज करने की वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए इन्वायरमेंट में। प्लास्टिक से ये तो दिक्कत है, जितनी पतली होगी प्लास्टिक उतनी हानिकारक होती है, ठीक है ना। ऐसे तो बोलते हैं कि 21 माइक्रोन से पतली नहीं होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा पतली होगी प्लास्टिक उतनी ज़्यादा वो हानिकारक है। तो पतली जो है ना वो नुकसानदायक है प्लास्टिक, 21 माइक्रोन से पतली। मोटी चल जाएगी क्योंकि मोटी के अंदर अपन ने और आइटम्स जोड़ दिए जिससे कि वो डिग्रेड हो जाएगी। तो आज आप देखना प्लास्टिक के बैग जितने भी आ रहे हो कंपेरेटिवली मोटे प्लास्टिक में आ रहे हैं, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनके अंदर है मटेरियल ऐसा। फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये E3 जो है ना, E में देखो 3 ही आ रहे हैं। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एनवायरमेंट और फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी देंगे लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है E3। ये जब अपन पढ़ेंगे ना
ये हाँ शायद अमेरिका वाला अपन क्वाड पढ़ रहे थे, उसमें भी आया था बायो ई3। तो बायो से मतलब है या जैव से। फिर देखो अभी वर्तमान में जो टाइम है ना, औद्योगिक क्रांति आ गई 19वीं शताब्दी में, आईटी क्रांति आ गई 20वीं, आज जो अपन 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो ये किसकी क्रांति है? ये है बायो की क्रांति। ठीक है, ये थी अपने खास तौर पे 18वीं 18th सेंचुरी, मतलब 17 समथिंग जो है बोलते हैं। ये आईटी क्रांति आ गई अपने, मतलब 18 और 19 तो औद्योगिक हो गई, 20वीं हो गई आईटी, और 21वीं जो शताब्दी है वो है अपने बायो क्रांति। 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं, आज जैसे अपन 2024 चल रहे हैं ना, तो 2000 मतलब 1000 के 2 साल तो चले गए, है ना, शताब्दी बोल रहा हूँ अपने मिलीनियम, मिलियन, शताब्दी बोल दो 21। देखो यूँ है, एक मिनट, शताब्दी मतलब 100 साल, तो जो मैं बता रहा था ना शताब्दी, वो यूँ बता रहा हूँ। ये 2024 में अपन चल रहे हैं ना, तो 2024 चल रहे हैं, ये बने कैसे? ये 2000 में 24 जोड़ा, तो ये जो 2000 है ना, ये क्या कितने 100 साल चले गए? 20 साल चले गए, तो 2000 चले गए। अब ये जो 24वां साल है ना, तो ये 21वां जो 100वां साल है ना, 21वां 100वां साल, उसका 24वां साल चल रहा है। तो इसलिए अपन बोलते हैं 21st सेंचुरी। 2024 जो ये कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी, क्योंकि ये जो 24वां साल है, ये क्या है? ये 21वें 100वें साल का 24वां साल चल रहा है। भाई 21वें 100वें साल के अंदर 1 से लेकर 100 साल तक आएंगे, उसका ही 24वां साल चल रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का 24वां साल है 2024। औद्योगिक क्रांति, आईटी क्रांति और बायो क्रांति, ऐसे है। समझ गए? इजी है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। सुन लो, लद्दाख के अंदर 5 जिले बने, टोटल 7 हो गए, 2 पहले से थे, लेह लद्दाख, लेह और कारगिल पहले से थे, है ना, अब 5 और आ गए। तो देख लेते हैं। देखो पहले जो पहले से थे ना, 2 देख लो, एक तो लेह पहले से था, एक कारगिल पहले से था। कारगिल वही 1999 ऑपरेशन विजय। अब अपने बन गए नए, तो देखो याद रखो कैसे, इधर है द्रास, यह है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ भी है, कोराकरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये अपने पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण, कोराकरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और फिर शिवालिक आ जाता है अपने नीचे, हरियाणा हिमाचल, कुल्लू मनाली शिवालिक में, कुल्लू मनाली। शादी के बाद जाने की इच्छा होती है, जाए या नहीं जाए, लेकिन इच्छा तो होती है, तो शिवालिक शादी और कुल्लू मनाली वो हो गया, ऐसे शिवालिक से आ सकते हैं। तो कोराकरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। अपन देख रहे हैं द्रास, कारगिल, जास्कर, इधर ये शाम में, ये ले है, फिर वो अपना ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये जिला ये लिखा हुआ अपने चांगथांग, ऐसे। तो अब टोटल करके 7 जिले हो गए अपने, किधर? लद्दाख के अंदर। ये तो जम्मू कश्मीर तो इधर है यूनियन टेरिटरी, ये तो जम्मू कश्मीर इधर है, ये अब पहले जो लेह लद्दाख हुआ करता था, ऐसे। अब देख लो, द्रास देख लिया, जास्कर देख लिया नीचे, शाम देख लिया, बीच में ऊपर ये ना, ये नुब्रा रह गया, ये ऊपर, ये नुब्रा घाटी आई थी आर एस मेल में अपने, ये नुब्रा नदी है, सिंधु सहायक नदी है, तो नुब्रा घाटी। फिर चांगथांग, लेह, कारगिल है ही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाए ये जिले, गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त 2004 में। तो क्या सर सभी जो जिले हैं वो गृह मंत्रालय बनाएगा क्या? नहीं। तो सर इसी के क्यों बनाए? क्योंकि ये क्या है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी बनी, आपने देखा 9 अगस्त 2019, है ना, 5 अगस्त, फिर 6 अगस्त, फिर 9 अगस्त, और यूटी का दर्जा दिया गया। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी आज इंडिया के अंदर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर और अपने लक्षद्वीप, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। समझ गए? तो क्या सर सभी जिले गृह मंत्रालय बनाता है हर राज्य के अंदर? नहीं, केवल यूनियन टेरिटरी में। तो सर फिर अपने राजस्थान में अभी हाल ही में नए जिले व संभाग बने थे, वो कैसे बने? भाई इतना तो पता है कि 19 नए जिले बने, घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि नए जिले बनाने की शक्ति किसके पास है और वो शक्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है जो क्वेश्चन बनता है। क्या? भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा है 15 और 16। राजस्व विभाग बनाता है पहले, तो जैसे गृह मंत्रालय था, यहाँ नहीं है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार है ना। कौन सा अधिनियम? भू राजस्व अधिनियम 1956, उसकी धारा है धारा 15 और 16।
खास तौर पे धारा 15 जो लिखी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन ये आया कि जो राजस्थान में हाल ही में नए जिले बने, दुनिया तो बस इसी में खुश है, 19 जिले बन गए, है कि नहीं है, नए जिले बन गए। अब सवाल अपनी कहानी शुरू होती है उससे आगे कि किस अधिनियम के तहत, पहले तो विभाग कौन सा बनाता है, राजस्व विभाग। किस अधिनियम से शक्ति मिली, भू राजस्व अधिनियम 1956। उसकी कौन सी सेक्शन है, कौन सा धारा है, धारा 15 और 16। तो देखो गगन, ये 56 है, 56 इंच का सीना अपने मोदी जी का, 5 से तो आ गई 15 और 6 से आ गया कौन सी धारा, 16। तो सेक्शन 15 जो है, आर्टिकल नहीं बोलेंगे, आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चलेगा। सेक्शन 15 ये बोलता है टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ स्टेट। क्या? फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट द स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। दोनों की बात है, संभाग की भी और जिले, एज मेनी एंड डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट में डीम फिट। जैसा स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है ना, उतने नए जिले ये बना सकती है, ऐसे। ठीक है, बना सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, ऐसे। ठीक है, एज शैल कंसिस्ट, देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नए बनाएंगे या हटा सकते हैं, बना शैल कंसिस्ट। अपन को लगा कि यार फालतू बन गए, हटा दो। अपन को पहले ही लग रहा था, जैसे आपने पहले 32 थे, 33 थे अपने पास, अपन को लग रहा था यार फालतू, 33 और प्रतापगढ़ था अपना, यार प्रतापगढ़ फालतू बन गया, क्या अपन हटा सकते हैं? अरे हटा सकते, शैल कंसिस्ट, दोनों इसमें प्लस माइनस, या कुछ नहीं लगा, कैन शैल क्रिएट या शैल डिसइंटीग्रेट, नहीं। तो बटा हटाना थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो जोड़ने की बात करो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी पूरी होती है, ऐसे। तो घट जड़ कुछ भी हो सकती है इसमें, प्लस माइनस सब कुछ। तो ये है सेक्शन 15-16 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1950। फिर देख लेते हैं राज्यसभा के अंदर उपचुनाव हुए, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया राज्यसभा में पहली बार। लोकसभा में तो था, जैसे ही चुनाव हुए वैसे ही जुलाई के अंदर ही, राज्यसभा में नहीं था। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों से अब कानून बन सकता है। फिर राजस्थान से अपन देख रहे हैं 10 सीटें अपनी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में कितनी अपनी 25। कुल सीटें जो है राज्यसभा की 250 हैं, 238 प्लस 12, 238 केंद्र व राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों बढ़ती हैं, 12 जो है वो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 साल का होता है राज्यसभा मेंबर का। और ये कार्यकाल देखो 6 साल का कैसे होता है ये समझ लो, ये मैं पढ़ा बार बार याद कराता हूँ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, क्या 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ऐसे करके हर सदस्य का काल कितना होता है, कार्यकाल 6 साल का। 1 2 3 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2, ऐसे तो लिखते हैं यार अपन 1 2 3, तो ये 2 को साइड में निकाल दिया, 1 2 और 3, और 3 2 जा 3 दूनी, ऐसे हो गए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ऐसे करके हर सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, आता है क्वेश्चन, कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। समझ गए? ऐसे। तो राज्यसभा के अंदर अपने 10 सीटें हैं ऐसे, और ये जो राजस्थान से जो अभी 10 हैं उनकी सीटें हैं। आप देख रहे हो कि सबसे पहले सोनिया गांधी, समझ रहे हो, फिर उसके बाद अपन देखते हैं रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, ये तो हो गए अपने कांग्रेस के आईएनसी 5, और 5 हो गए अपने बीजेपी के। और देख लो 2030, 2028, 2026 ये सारे कांग्रेस, क्योंकि जैसे अभी गई है सरकार, तो जैसे थे तो इनको अपन कांग्रेस सरकार फिट करके गई, जो आगे कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे करके टोटल है? ऐसे करके ही टोटल अपने 10 सीट होगी राज्यसभा उपचुनाव, है ना। 10 सीटों पे एक साथ ही नहीं। अब देखो राजस्थान में जैसे अपन देखते हैं तो 10 की 1/3 अपन देखते हैं, तो 1/3 कितनी होती हैं, मतलब इसको करें तो राउंड डाउन ही होती 3, तो एट ए टाइम राजस्थान में 3 सीटें जैसे भरी जाएंगी। तो जैसे आप देखो इसमें अपन जैसे तो 2028 वाले देखो कितनी, 1 2 3 देख रहे हैं, तो 2028 के अंदर 3 सीटों पर चुनाव होगा ऐसे, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे निकलता जाता चलता जाता, अब ये बीजेपी की जैसे बाद में भरी हुई है खाली, तो ये 2028 आ रही, 2026 देखो 1 2 और 3 आ रही, 2030 वाली देखो 1 2 और 3 यूं। तो 3-3 क्यों आ रही है ये, क्योंकि 3-3 इसलिए क्योंकि कार्यकाल 3 साल, जो चुने गए ना 3 एक साथ चुने, वो 6 साल बाद तीनों एक साथ रिटायर होंगे ऐसे। तो ये 3-3 वाली चिकोड़ी इसमें बैठती है, तो 3-3 9, 3-3 तो 9 ही आता, फिर एक सीट ज़्यादा जैसे होगा तो ये बीच बीच में मौका मिलता है, जब जिसकी सरकार होती है उसका एक ज़्यादा होगा
ऐसे तो 3 तो कांग्रेस ने कर लिए, एक उस समय वो बीजेपी का बना 28 में, क्योंकि अपने 10 सीटें हैं ना, 9 सीटें होती तो कांग्रेस की मिलती थी 9, लेकिन ये चौथी क्यों आ रही है, क्योंकि 3 पे ही कर सकती थी, एक बीजेपी को हुई सीट। ऐसे समझ गए। तो ये 1 2 3 याद रखना अपन को, फिर 3 दूनी 6, राज्यसभा का हर क्वेश्चन सही हो जाएगा ऐसे। अब एक बार आर्टिकल देखना कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे बताना वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है, जो ये चीज़ मैंने बोली 1 2 3 6 बताना, और कौन सा वो आर्टिकल जो ये कहता है कि 250 सदस्य होंगे। अभी मत देखना, फुर्सत से बताओ। फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें अपन ने देखा करंट किसका, अक्टूबर का, मोटा मोटा क्या देखा, एक बार ऊपर से ले लें जो वो छूटा था, वो 78वां गणतंत्र दिवस मना, स्वतंत्रता दिवस मना 15 अगस्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तिलका मांझी, फूलो जानो और की बात करी मैंने, मेडिकल कॉलेज बताया, बिरसा मुंडा देखा, लक्ष्मण नायक देखा, ओडिशा मलकानगिरी, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर्स अपन ने देखा, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं, वो सेमी, ना बैड कंडक्टर है ना गुड कंडक्टर, सेमी है। न्याय संहिता अपन ने देखी, और सितंबर में और आएंगी, अमृतकाल देख रहे हैं। फिर ये कोई खास बात नहीं थी इनके अंदर। फिर अपन ने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण वर्गीकरण, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी स्टेट दे सकता है, रामसर साइड टोटल 85 है, राज्यवार देखा है। फिर अपन ने रैंकिंग में देखा, फर्स्ट IIT मद्रास और IISc बेंगलोर, ठीक है। फिर IISc बेंगलोर के बारे में अपन ने क्या जाना, IISc बेंगलोर के बारे में ये जाना 1909 के अंदर स्थापित हुआ था जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के प्रयास से, ठीक है। फिर वायनाड भूस्खलन अपन ने देखा, अभी हुआ, पुष्क नीलगिरी के अंदर है वायनाड, लेकिन उसके साथ साथ अपन ने रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद देखा, इंस्टीट्यूट देखा देहरादून। बादल फटना देखा अपन ने, 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर 100 mm से ज़्यादा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। फिर देखा जम्मू कश्मीर चुनाव 19 सीटों पे, आर्टिकल 239A पौंडीचेरी, SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसके साथ देखा स्पेस इंडिया और न्यू स्पेस किड्स और न्यू स्पेस इंडिया। फिर बायो E3 नीति, खास बात थी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लद्दाख के 5 जिले देख लिए, द्रास, जास्कर, श्याम, नुब्रा, चांगतांग, 2 पहले से थे, लेह एंड कारगिल। बना था कौन है, गृह मंत्रालय। राजस्थान के अंदर नए जिले बने, राजस्व विभाग द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 के तहत। राज्यसभा के लिए अभी उपचुनाव हुए, राजस्थान की 10 सीटें, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। इस तरह हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये राजस्थान के 10 रहे। खास नाम 2 ध्यान रखने, सोनिया गांधी और रणदीप सुरजेवाला। इसके अंदर राहुल गांधी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो लोकसभा सदस्य है। कहाँ से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य, रायबरेली, अमेठी, वायनाड से सर अभी कल तो फोटो आई थी प्रियंका गांधी, तो वो पहले वायनाड से उपचुनाव है क्योंकि राहुल गांधी ने 2 जगह से लड़ा था, एक वायनाड और दूसरा अमेठी या रायबरेली। देख के बताना मेरे को, तो उस बहाने ढूंढने भी आ जाएगा, ठीक है ना। रायबरेली या अमेठी, तो वो राहुल गांधी वहाँ से हैं और प्रियंका गांधी वायनाड से। राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, तो वो दोनों जगह से जीते थे, लेकिन वायनाड वाली फिर एक छोड़नी पड़ी, तो वायनाड छोड़ी, ठीक है ना। तो वायनाड वही भूस्खलन भी आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक कोई खास नहीं, ये तो समझाने के लिए थी। ऐसे ही अपना राष्ट्रीय था। अब नेक्स्ट अपन देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अक्टूबर 2024 का, है ना।